लाइट्स बंद कर लीजिए और अपने हेडफोन्स कानों पर लगा लीजिए, क्योंकि अब आप दाखिल हो रहे हैं रिच माफिया की दुनिया में। ये चैनल उन अंधेरे राजों, उन अनसुनी आहटों और उन बंद दरवाज़ों के पीछे की कहानियों के बारे में है, जिनके बारे में बात करने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहां हम पर्दा उठाएंगे उन राजों से जो कभी बाहर नहीं आ पाए, जैसे उस कमरे में तीसरा कोई और भी है। वेलकम टू रिच माफिया। आपकी नींद उड़ने वाली है। शाम के ठंडक लाहौर के उस छोटे हलचल भरे शहर पर छा रही थी और प्राचीन मुगल वास्तुकला से लंबी भयानक परछाइयां उभर रही थी। गुलबर्ग की एक शांत गली में बसे एक साधारण फिर भी खूबसूरत पुराने घर के अंदर सना रात का खाना तैयार कर रही थी। उसका पति हारिस अभी भी काम पर था और उनके 2 बच्चे 10 साल की ज़ारा और 7 साल का अली अपने होमवर्क में डूबे हुए थे। ये घर हारिस के परिवार के पास पीढ़ियों से था, जो लकड़ी की पेचीदा नक्काशी, ऊंची छतों और एक बड़े आंगन वाली एक खूबसूरत इमारत थी। लेकिन इसकी सुंदरता के नीचे एक भयावह रहस्य छिपा था, जो धीरे धीरे खुल रहा था। ये सब लगभग 6 महीने पहले बहुत ही दबे पांव शुरू हुआ था। पहले वे फुसफुसाहटें थीं, धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहटें, जो सना तो कभी कभी तब सुनाई देती थीं जब वो रसोई में अकेली होती थी या लंबे गलियारे से गुजर रही होती थी। शुरू में उसने इसे अपनी कल्पना समझकर टाल दिया, यह सोचकर कि ये पुराने घर की चरमराती लकड़ियों की आवाज़ है। फिर ठंडे स्थान आने लगे, तेज ठंड के धब्बे जो गर्म कमरों में अचानक दिखाई देते थे, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। ज़ारा और अली ने भी शिकायत करना शुरू कर दिया। ज़ारा ने अपनी नज़र के कोने से एक पल भर के लिए दिखने वाले साए की बात की, जबकि अली, जो ज़्यादा संवेदनशील था, अक्सर रोता था कि एक बुरा आदमी उसे उसके कमरे के कोने से देख रहा है। हारिस, जो एक व्यावहारिक इंजीनियर था, ने अपने परिवार को आश्वस्त करने की कोशिश की। उसने वायरिंग, प्लम्बिंग की जांच की और यहाँ तक कि किसी ढांचागत समस्या के लिए घर का गहन निरीक्षण भी करवाया। सब कुछ ठीक पाया गया। फिर भी घटनाएं तेज होती गईं। चीजें अपने आप हिलने लगीं। एक किताब शेल्फ से गिर जाती जब कोई पास नहीं होता। एक चाय का प्याला काउंटर पर खिसक जाता। एक शाम सना कपड़े तह कर रही थी जब उसने अली के कमरे में रहने वाली एक खिलौना कार को अपने बेडरूम में बिस्तर के नीचे से धीरे धीरे लुढ़कते हुए और अपने पैरों पर आकर रुकते हुए देखा। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये अब सिर्फ उसकी कल्पना नहीं थी। बच्चों का डर बढ़ने लगा। अली को रात में डरावने सपने आने लगे। वो चीखता हुआ जाग जाता कि उसे बर्फीले हाथों ने छुआ है। ज़ारा, जो आमतौर पर एक बहादुर और आत्मनिर्भर लड़की थी, अब अकेले सोने से मना करने लगी। सना और हारिस में अपने गद्दे लिविंग रूम में बिछा लिए। हर रात एक तरह की पारिवारिक नींद पार्टी होने लगी, लेकिन वहां भी बेचैनी की भावना व्याप्त रहती थी। उन्हें अटारी से अजीब खरोंचों की आवाज़ें सुनाई देती थीं या छत पर किसी के कदमों की आहट। एक खास तौर पर डरावनी रात, जब वे सब लिविंग रूम में एक दूसरे से सिमट कर लेटे हुए थे, उन्होंने खाली दाल्हान से एक स्पष्ट रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी सुनी। ये इंसानी नहीं थी। ये एक धीमी गहरी हंसी थी जो घर की नींव तक को कंपा रही थी। हारिस, जो आखिरकार बुरी तरह हिल गया था, समझ गया कि उन्हें मदद की जरूरत है। अगले दिन हारिस ने अपनी बुजुर्ग पड़ोसन नुसरत बीबी से बात की, जो अपनी पूरी जिंदगी उसी गली में रही थीं। नुसरत बीबी ने धैर्यपूर्वक बात सुनी। उनकी आंखों में एक जानी पहचानी उदासी थी। जब हारिस ने बात खत्म की तो उन्होंने गहरी आह भरी। बेटा, इस घर का एक इतिहास है, एक लंबा दुखद इतिहास। नुसरत बीबी ने दशकों पुरानी एक कहानी सुनाई, एक ऐसी कहानी जो बड़े बुजुर्गों के बीच फुसफुसा कर कही जाती थी। उन्होंने बताया कि यह घर कभी एक अमीर व्यापारी का था, जिसने अपने लालच में एक फकीर के साथ गलत किया था, जो कभी वहां पनाह मांगने आया था। कहा जाता है कि उस फकीर ने व्यापारी और उसके वंश को श्राप दिया था, ये कसम खाते हुए कि एक द्वेषपूर्ण हस्ती, एक जिन हमेशा इस घर में रहेगा और यहां रहने वालों के लिए निराशा और अशांति लाएगा। व्यापारी के परिवार को बहुत कुछ सहना पड़ा था। उन्होंने अकथनीय दुर्भाग्य और बीमारियों का सामना किया, जब तक कि उन्होंने अंततः घर नहीं छोड़ दिया,
इसे सालों तक वीरान छोड़ दिया। इससे पहले कि हारिस के दादा ने इसे खरीद लिया, इसके काले अतीत से अनजान। हारिस के दिल में एक ठंडा डर घर कर गया। वो हमेशा विज्ञान का आदमी था, लेकिन पिछले कुछ महीनों की घटनाएं नुसरत बीबी की कहानी के साथ मिलकर नज़रअंदाज करने के लिए बहुत ज़्यादा थीं। उसने एक धार्मिक विद्वान, एक मौलाना से मिलने का फैसला किया, जो ऐसे मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। मौलाना जावेद एक दयालु वयोवृद्ध आदमी थे, जिनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी और शांत आंखें थीं। उन्होंने हारिस और सना की बात ध्यान से सुनी, उन्हें सांत्वना और आश्वासन के शब्द दिए। उन्होंने समझाया कि ऐसी हस्तियां हालांकि दुर्लभ हैं, लेकिन मौजूद होती हैं और उन्हें विश्वास और उचित प्रार्थनाओं से भगाया जा सकता है। वो अगली शाम उनके घर आने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही मौलाना जावेद ने घर में कदम रखा, एक स्पष्ट परिवर्तन महसूस हुआ। हवा भारी हो गई और तापमान में अचानक तेज गिरावट ने सबको कंपा दिया। मौलाना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनके होंठ चुपचाप प्रार्थना में हिल रहे थे। वो हर कमरे से गुजरे, कुरान की आयतें पढ़ते हुए। उनकी आवाज़ मजबूत और अटूट थी। जब वो मास्टर बेडरूम में पहुंचे तो वो रुक गए। उन्होंने दीवार पर एक विशिष्ट स्थान की ओर इशारा किया, पुरानी जटिल नक्काशी वाली अलमारी के पास। उन्होंने कहा कि यहां उपस्थिति सबसे मजबूत है। ये दीवार के भीतर किसी चीज से बंधी है। उन्होंने हारिस को अलमारी हटाने का निर्देश दिया। उसके पीछे फीके वॉलपेपर की परतों के नीचे छिपा हुआ था एक छोटा धूल भरा आला। अंदर मकड़ियों के जालों के बीच उन्हें एक छोटा एकत्रित चुकनी नक्काशी वाला लकड़ी का बक्सा मिला। जैसे ही हारिस उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। भले ही अंदर की सभी खिड़कियां बंद थीं, बत्तियां बेतहाशा झिलमिलाने लगीं और घर की गहराइयों से एक हल्की दर्दनाक चीख उठी। मौलाना जावेद ने तुरंत हस्तक्षेप किया, बोले, अभी इसे मत खोलो। इन्होंने दृढ़ता से आदेश दिया। उन्होंने बक्सा लिया, उसे ध्यान से एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में लपेटा और उस पर कुरान की प्रबल आयतें पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे प्रार्थना करते रहे, कमरे की हवा हल्की होती गई। वो दमनकारी भारीपन धीरे धीरे कम होता गया। झिलमिलाती बत्तियां स्थिर हो गईं और भूतिया चीख एक फुसफुसाहट में बदल गई। मौलाना जावेद ने समझाया कि जिनको बक्से के भीतर फंसाया गया था, या कम से कम उसका प्रभाव इस अभिशापित वस्तु से बढ़ रहा था। उन्होंने ये सलाह दी कि शुद्धिकरण का अनुष्ठान करने के बाद वे उस बक्से को किसी दूरदराज पवित्र स्थान पर मानव वस्ती से दूर दफना दें। उन्होंने उन्हें रोज़ रोशन में पढ़ने के लिए विशिष्ट प्रार्थनाएं भी दी और घर को कुरान के पाठ से भरे रहने का निर्देश दिया। अगले कुछ दिनों तक हारिस और सना ने मौलाना जावेद के निर्देशों का लगन से पालन किया। उन्होंने सलाह के अनुसार बक्से को दफना दिया और मौलाना ने घर में एक अंतिम व्यापक और शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। धीरे धीरे शांति लौटने लगी। फुसफुसाहटें बंद हो गईं, ठंडे स्थान गायब हो गए और खरोचों की आवाज़ें अब नहीं आती थीं। अली के रात के डर खत्म हो गए और ज़ारा को अब उड़ते हुए साए वहीं दिखते थे। घर, जो कभी आतंक का स्रोत था, फिर से घर जैसा महसूस होने लगा। परिवार अभी भी उस भयानक अग्नि परीक्षा को याद करता था, जो अनदेखी दुनिया की एक डरावनी याद दिलाती थी। उन्होंने पुरानी शांति का सम्मान करना सीखा और पुराना घर, जो कभी एक द्वेषपूर्ण आत्मा का अड्डा था, आखिरकार उसे अपनी शांति मिल गई, जो एक बार फिर से एक प्यार करने वाले परिवार की हंसी और गर्माहट से भर गया। लेकिन कभी कभी जब हवा का कोई अचानक झोंका पुरानी खिड़कियों को खड़खड़ाता या आधी रात में फर्श का कोई तख्ता चरमराता, तो सना की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ जाती, जो उस समय की एक हल्की सी याद दिलाती थी जब उनके खूबसूरत घर में एक काला और भयानक रहस्य छिपा था।